हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं आज आप सबों के समक्ष एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो कि किसी सिविल केस को पढ़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये टॉपिक है मैटर इन इशू। एक बार आपको मैटर इन इशू किसी भी केस में समझ में आ गई तो आपको एक छोर मिल जाता है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और उस पर्सपेक्टिव से पूरे केस फाइल को या फिर किसी केस को पढ़ सकते हो। तो ये मैटर इन इशू होता क्या है? तो मैट्रिन इशू है जो कि आम जन की भाषा में हम लोग अक्सर देखते हैं, सुने हैं, बोलते हैं कि क्या बात हो गई, क्यों क्यों लड़ रहे हो, किस बात पे बहस हो रही है। तो वास्तव में ये उसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, बहुत ही लेमन्स टर्म्स में बोले तो। अब हम लॉ की भाषा से देखें तो इसका जिक्र आफ्टर ऑल है कहाँ? तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 11, जो कि पॉपुलरली रेस जुडिकाटा के भी नाम से जाना जाता है और हम अपने एलएलबी के डेज में इसे ज़रूर सुने ही होंगे। तो एक बार हम सेक्शन 11 को देखते हैं कि कहाँ पर ये मैटर इन इशू का जिक्र किया गया है। सेक्शन 11 पढ़ता सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मैं एक बार इसे पढ़ता हूँ और देखते हैं कि इसमें मैटर इन इशू का जिक्र कहाँ है। तो यह लिखता है, नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मर सूट between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। इसमें काफ़ी सारे टर्म्स है समझने के लिए। फ़िलहाल आज जो हम समझने वाले हैं वो बस इस पॉइंट तक लिमिटेड है कि हमें समझना है द मैटर इन इशू। इसके लिए, इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को देखते हैं। तो वैसे मुद्दे विवाद में होते हैं जो कि, पहली बात तो कोई भी मुद्दे कब विवाद में आएंगे, जब दो पार्टीज़ हों, दो पार्टीज़ में से एक पार्टी कह रही हो कि मेरी ये राइट्स हैं, ये राइट्स हैं, दूसरी पार्टी बोल रही हो कि उसे या तो कुछ राइट्स को एक्सेप्ट कर ले रही हो और कुछ को वो डिनाई कर रही हो। तो एक बात बहुत ही क्लियर है कि जब भी मैटर इन इशू होगा उसमें कुछ बात विवाद में रहेंगे ही रहेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने चार्ट में आप देख सकते हैं मैटर इन इशू मैंने लिखा है रेज्ड नॉट रेज्ड। तो सबसे पहली शर्त यह है कि मैटर को इशू में होने के लिए पहले अपने आपको अपने राइट्स को असर्ट करना होगा, उसे रेज करना होगा। यदि आप रेज ही नहीं करते हैं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप किस राइट की डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपको अपने राइट्स को रेज करने होंगे। यदि आप रेज करते हैं तो उसमें से हो सकता है कुछ राइट्स को वो सामने वाला मान जाए, बोले कि हाँ आपके ये राइट्स हैं, कुछ पे वो डिनाई कर जाए। तो जिन राइट्स पे वो डिनाई कर जाए तो उन पे वो होते हैं मैटर्स इन इशू, जिस पे कोर्ट जो है इशूज़ फ्रेम करती है। अब फिर से मैं इसे एक बार समराइज़ करूँगा कि वैसे मैटर्स इशू में होते हैं जो कि किसी एक पार्टी के द्वारा रेज किया जाए, असर्ट किया जाए, वो अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहता हो और वो कर रहा हो, और दूसरा पार्टी जो है उस पर विवाद करती है कि बोलती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपकी ये राइट्स नहीं है। अब ये एक पार्टी बोल रहा है, दूसरा पार्टी बोल रहा है नहीं है। तो इस पॉइंट पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। अब यही कंट्रोवर्सी लॉ की भाषा में हम कहते हैं जो मैटर इन इशूज़ हैं, जिस पे चार्जेस फ्रेम होते हैं और फिर ट्रायल चलता है और फिर जजमेंट्स आते हैं। अब इसका हम लोग मीनिंग डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं केस लॉज के थ्रू। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अहमदाबाद 1953, इसमें क्या है कि मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ। फॉर ए मैटर टू बी इन इशू इट मस्ट हैव बीन एलेज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड और एडमिटेड। तो जैसा मैंने बताया कि
दो पार्टीज होना चाहिए, उसमें से एक एसर्ट कर रहा हो और दूसरा उसको डिनाई कर रहा हो। तो सेम बात इसमें लिखा हुआ है, इट मस्ट हैव बीन एलिज्ड बाय वन पार्टी और ईदर डिनाइड और एडमिटेड, या तो उसको एडमिट कर लिया हो या फिर डिनाई कर रहा हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पार्टीज गो टू कोर्ट एलिजिंग मटेरियल फैक्ट्स अपॉन विच देयर राइट्स आर बेस्ड। तो अपने जो उसके मटेरियल फैक्ट्स हैं जिस पे वो राइट डिपेंडेंट है उसको वो असर्ट कर रहे हो। व्हेन दीज मटेरियल फैक्ट्स आर कॉन्ट्रोवर्टेड, जब वो मटेरियल फैक्ट्स को डिनाई कर दिया जाता है या फिर उसको विवादित कर दिया जाता है, तब वो जो फैक्ट्स हैं वो मैटर इन इशू बन जाते हैं। दूसरा एक केस देखते हैं, कैनरा बैंक वर्सेस एनजी सुब्रैया सेट्टी एंड अनदर, जिसमें बोला गया रीइंफोर्स दिस प्रैक्टिकल अप्रोच स्टेटिंग दैट द फ्रेज मस्ट बी गिवन ए सेंसिबल एंड बिजनेस लाइक मीनिंग। कि आप वहाँ कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए जो कि किसी दूसरे पार्टी के द्वारा डिनाई किया जाए, वो सेंसिबल होने चाहिए और उसके कुछ पर्पस होने, बिजनेस लाइक उसका मीनिंग होना चाहिए कि आप उससे कुछ गेन करना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि अगली लाइन में मेंशन है, दैट पार्टीज डू नॉट इशू अपॉन एकेडमिक और एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस बट अपॉन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस टू देमसेल्व्स। कि ऐसा नहीं कि आप बस को आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो इसलिए आप असर्ट कर रहे हो उस राइट को कि आपके एकेडमिक क्वेस्ट हैं, और इस बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि बस आपको जानने की इच्छा हुई कि क्या ये मैटर्स इन इशू हैं, तो आप और मैटर इन इशू होते क्या, या फिर किसी भी और भी आपके कोई इनक्विजिटिवनेस रहे हों जिस बेसिस पे आप कोर्ट चले जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सेंसिबली जाना है अपने राइट्स को असर्ट करने और उसकी कुछ पर्पस होने चाहिए। एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, मथुरा प्रसाद बच्चू जायसवाल एंड अदर्स वर्सेस दोषीबाई एंड जीजी बॉय। ये 1970 का केस है, 26 फरवरी। इसमें जजमेंट जो पास हुआ जेसी शाह, ऑनरेबल जस्टिस जेसी शाह। इसके मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूँ। A matter in issue between the parties is the right claimed by one party and denied by the other. So कुल मिला जुला के यह देखें वैसे मैटर्स ही इशूज़ में कहलाएंगे जो कि एक पार्टी के द्वारा असर्ट किया जा रहा है और दूसरे के द्वारा डिनाई किया जा रहा है। फिर है अगला लाइन, ए प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ अनरिलेटेड टू फैक्ट्स विच गिव राइज टू ए राइट कैन नॉट बी डीम टू बी ए मैटर इन इशू। मतलब प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वह मैटर इन इशू नहीं हो सकते हैं। वैसे फैक्चुअल चीज़ें जिस पे विवाद है, जिस पे कंट्रोवर्सी है, वो मैटर्स इन इशू होंगे। सिर्फ लॉ वो मैटर इन इशू नहीं हो सकते। लॉ तो एक लॉ क्लियर है जो है, उस पर आपके राइट एराइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पर फैक्ट्स के बेसिस पे जो विवाद होंगे वह मैटर इन इशू बनेंगे। इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ मैटर इन इशू। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि टाइटल किसी व्यक्ति के पास, फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है जेड प्रॉपर्टी है। तो यदि उसके पास प्रॉपर्टी है तो क्या उसके पास ऑनरशिप है, ये सब अभी मान लेते हैं कि उनके पास है ऑनरशिप। तो ये जो ऑनरशिप टाइटल है, उनकी ये जो ऑनरशिप टाइटल है, यदि हमें पता करना है कि क्या इसमें कोई भी केस में यदि एक प्रॉपर्टी विवाद में है तो मैटर इन इशू होगा क्या, तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि हाउ डिड ही गेट दैट लीगल कैपेसिटी। मतलब कि वो जो राइट के उस प्रॉपर्टी के जो ऑनरशिप हैं उसके पास आए कैसे, किस तरीके से उस प्रॉपर्टी के राइट्स उस व्यक्ति पर अक्रू हुए। तो इसका जो आंसर होगा वो मैटर इन इशू होगा। हाउ डिड ही गेट दैट लीगल कैपेसिटी। So this is through this question we get to know what is matter in issue. So thank you. This was the topic I wanted to discuss, which helps you to understand, navigate the case smoothly. Once you get to know what is the matter in issue, you get the perspective to look through the lens to find out the
to clearly decipher that what is actual controversy between the parties. This topic may appear through examples I have shown you, that it may appear it's very simple why the topic is being discussed, that it is very simple, that there is a controversy between the parties, and that is to be decided by the court. So it appears to be simple, but when it comes through practical scenario, then it gets the complexity rises. So in those times, if you have the good command over the concept, you will smoothly sail through the factual factual matrix of those case laws. That's all. Thank you.